हाँ, नमस्कार दोस्तों पिछले चर्चा में हमने विद्युत आवेश के बारे में किसी सतह पर किस तरह से आवेश आता है उस पर चर्चा की थी और हमने दो तरीके से किसी सतह पर आवेश के आने की प्रक्रिया समझी थी, जिसमें पहली थी घर्षण यानी कि रगड़ से। जब दो सतहें एक दूसरे से आपस में रगड़ती हैं, घर्षित होती हैं, तो उनमें से किसी एक सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी सतह पर पहुंच जाते हैं और इस प्रक्रिया में जिस सतह से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहाँ हमने देखा था कि वहाँ धनावेश आ जाता है और जिस सतह पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है वहाँ धनावेश आ जाता है। और जिस एक सतह पर जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है दूसरी सतह पर चूँकि उतनी ही वृद्धि होती है, इसलिए इस प्रक्रिया में दोनों सतहों पर समान रूप से लेकिन अलग अलग ध्रुवता के साथ आवेश आ जाता है। तो हम कह देते हैं भाई पहली सतह हमारी धनावेशित हो गई, दूसरी सतह ऋणावेशित हो गई। एक हमने दूसरी प्रक्रिया समझी थी, वो थी बिना स्पर्श के, बिना घर्षण के, और वो थी हमारी विद्युत प्रेरण। उसमें हमने किसी भी आवेशित छड़ को, किसी भी आवेशित सतह को जब हम किसी अनावेशित सतह के पास ले गए थे तो वहाँ दूर से दूर ही उस आवेश के आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण जो अनावेशित वस्तु थी उसके भीतर का ऋणावेश और धनावेश अलग अलग दो भागों में टूट गया था। और हमने देखा था कि जो आवेशित छड़ थी उसका अपोजिट चार्ज तो उसके पास वाली सतह पर आ गया था और उसका सेम चार्ज प्रतिकर्षण के कारण दूसरी वाली सतह, दूर वाली सतह पर चला गया था। और इस प्रक्रिया का हमने फ़ायदा ये उठाया था कि अगर हम दूसरी सतह को पृथ्वी से संपर्क करा दें तो फिर दूसरी सतह का आवेश पृथ्वी में भी चला गया था। और इस आधार पर अगर हम पृथ्वी से अब संपर्क काट दें तो हमारी दूसरी छड़ या दूसरी सतह पहली जो आवेशित सतह थी उसके ठीक अपोजिटली चार्ज हो गई थी। अगर हमें उस अनावेशित सतह को हमारा उद्देश्य ऋणावेशित करने का था तो हम इसके लिए एक धनावेशित छड़ लेकर के जाएंगे, और अगर धनावेशित करने का उद्देश्य होगा तो हम उसके पास ऋणावेशित लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से हमने वहाँ विद्युत प्रेरण की घटना समझी। दोस्तों, ये जो दो घटनाएं हैं, एक में घर्षण और एक में प्रेरण, ये दोनों हमारे दैनिक जीवन में एक विशेष घटना के रूप में दिखाई देती हैं। आज थोड़ा सा उस रोचक घटना के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ आपके साथ। वो ये है कि बादलों में कभी कभी बरसात के मौसम में बहुत भयंकर बिजली कौंधती है, बिजली कड़कती है। उसमें हमें कभी कभी सुनने में भी आ जाता है कि बिजली किसी जगह पे गिर गई, वहाँ पर जान माल का नुकसान हो गया। तो वो बिजली बनने की प्रक्रिया क्या है उस पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिंपल हम जानते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, धरती है, जब वो गर्म होगी तो वहाँ उसके संपर्क में जो वाटर लेवल है, जहाँ भी समुद्र के रूप में, वहाँ से पानी भाप बन के उड़ेगा, और जब ऊपर उड़ेगा तो वहाँ ड्रॉपलेट्स को काम करना पड़ेगा जिससे उनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। तो वहाँ जाते जाते उनका टेम्परेचर गिरता जाएगा और एक तरीके से वो ऊपर जाते जाते छोटे छोटे आइस ड्रॉपलेट्स तक बन जाती हैं। ये मौसम पर डिपेंड करता है। जब आइस ड्रॉपलेट्स बनते हैं और हवा का जो पृथ्वी पर हमारी वायुमंडल है उसमें लगातार निरंतर गति होती रहती है, तो उस हवा की गति के साथ साथ ये ड्रॉपलेट्स भी आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इनका कंसंट्रेशन जितना बढ़ता चला जाता है, हम कहते हैं कि बादल बनना शुरू हो गया है, और ये बादल धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ता है। अब देखिए, यहाँ पर जो आइस ड्रॉपलेट्स बनी थी, आइस पार्टिकल्स बने थे, स्मॉल पार्टिकल्स, वो हवा में जो लहर होती हैं उनके साथ साथ वो भी मूव करते हैं अप एंड डाउन, और उस प्रक्रिया में उनके बीच में फ्रिक्शन बनना शुरू हो जाता है। फ्रिक्शन तो यहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पर चूंकि जब वो सॉलिड कंडीशन में होते हैं तो वहाँ उस फ्रिक्शन की वजह से उनका साइज़ कभी छोटा कभी बड़ा, यानी कि कभी टूटते रहते हैं, कभी जुड़ करके बड़े साइज़ के बनते रहते हैं। उस प्रक्रिया में फ्रिक्शन होने की वजह से आइस की एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उस प्रक्रिया में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन में अपना एक मास है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि इस बादल पर सभी इलेक्ट्रॉन्स नीचे अपने वेट की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और उस एब्सेंस की वजह से या वहाँ से निकलने की वजह से दूसरी सतह पर उसका ठीक अपोजिटली यानी कि पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट होना शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए, फ्रिक्शन की वजह से
चार्ज बन रहा है और वहाँ अपने वेट की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे की लेयर पर यानी कि नेगेटिवली चार्ज सरफेस नीचे वाली बन जाती है और उसकी वजह से बाकी जो रेजिडुअल चार्ज है, हमारा अवशेषित आवेश है, वो हमारा ऊपर की सतह पर प्रेरित हो जाता, इकट्ठा हो जाता है और इस प्रक्रिया में एक तरीके से अब ये आवेशित बादल बन चुका है। अब लगातार ये फ्रिक्शन की वजह से यहाँ जो घर्षण हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, ड्रॉपलेट्स के बीच में, आइस पार्टिकल्स के बीच में, उसकी वजह से लगातार कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते जब एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज कंसंट्रेशन और पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेशन दोनों इतना हाई हो जाता है कि इनके बीच में ही एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होने की संभावना हो जाती है और जब इलेक्ट्रॉन एक सरफेस से दूसरी सरफेस की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो उस प्रक्रिया में यहाँ पर एक अचानक से जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी कभी कभी अगर यहाँ कई हज़ार वोल्ट तक बन जाती है और उसकी वजह से जो यहाँ एक तरीके से स्पार्किंग हो रहा है, दो अपोजिटली चार्ज आप सरफेस आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर हाई वोल्टेज बनते हैं उससे जो स्पार्किंग बनती है वो यहाँ पर बिजली की चमक के रूप में हमें दिखाई देती है। हम कहते हैं कि बादलों में बिजली चमक रही है। ये जो बिजली चमक रही है ये बादल के भीतर बनी है, लेकिन जब कभी बादल मूव करते करते अपने वेट से और ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो जो अर्थ की सरफेस है हमारी, इसके इंडक्शन की वजह से, चूंकि लोअर सरफेस जो नेगेटिवली चार्ज है वो अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसके प्रेरण के कारण जो हमने पीछे पढ़ा है उसके प्रेरण के कारण जो नेगेटिवली चार्ज है हमारी अर्थ का वो अंदर चला जाता है और पॉजिटिवली चार्ज इसकी सरफेस पर आ जाता है। यानी कि जहाँ जहाँ अब ये बादल मूव करेगा अर्थ के जिस सरफेस के ऊपर होगा वहाँ वहाँ ये प्रेरण की वजह से इसका ठीक नीचे वाली सरफेस पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज पृथ्वी की सतह पर बनना शुरू हो जाएगा। अब ये जो चार्ज बन रहा है यहाँ पृथ्वी पे अलग अलग तरह की हमारे इमारतें या पेड़ पौधे इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो जगह जहाँ पर ज़मीन से किसी हाइट पर जो हमारे स्मारक होते हैं या मकान हैं या बिल्डिंग हैं या बहुत बड़े बड़े इमारतें हैं, तो उनमें जहाँ नुकीला पोजीशन होती है, जहाँ नुकीली स्थिति होगी, जैसे आप कहें कि कोई एक पेड़ है तो पेड़ का ये जो टॉप है ये अपने आप में यहाँ पर आकर के इसका जो एरिया है वो रिड्यूस हो गया, तो पूरा का पूरा चार्ज एक तरीके से वहाँ कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज मूव करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर चलने की कोशिश करता है अट्रैक्शन की वजह से, तो वो ऐसी सी जगह पर केंद्रित हो जाता है जहाँ पर क्षेत्र जो है कम होता है। अक्सर देखते हैं हम जो बड़ी बड़ी किले या महल होते हैं उसमें जो बाउंड्री वॉल होती है वहाँ पर ये इस तरह की नक्काशी होती है, तो यहाँ पर हम देखें लोहे के त्रिशूल से लगे हुए देखे होंगे आपने, या जो हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वगैरह होते हैं इसमें ऊपर एक नुकीली एक धातु लगा देते हैं, लगी रहती है, अब देखा होगा आपने। तो उसका कारण यही है कि पूरा चार्ज अगर कंसंट्रेट होगा तो वो वहाँ जा कर के कंसंट्रेट हो जाएगा और उस स्थिति में इस चार्ज के मूवमेंट की पॉसिबिलिटी आसानी से हो जाएगी। अगर ये चार्ज धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर मूव करेगा और ये नेगेटिव चार्ज नीचे मूव करेगा इसके अट्रैक्शन की वजह से, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जो हमारी एयर जिसको हम कहते हैं कि वो अपने आप में विद्युत रोधी है, लेकिन जो रजिस्टिव उसकी पावर है उसको ये कंसंट्रेशन ओवरकम कर जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो उस स्थिति में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव क्षेत्र में मूव कर जाएंगे, यानी कि एक तरीके से एक दूसरे से इनका कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही कॉम्बिनेशन होगा तो फिर दोबारा से यहाँ स्पार्किंग बनेगी और हम कहेंगे कि अब की बार बिजली जो है किसी एक जगह पर गिर गई।
बिजली गिरने का मतलब यही है कि वो ऐसी जगह गिरी होगी जहाँ पर कि ज़मीन पर जो चार्ज, इंड्यूस चार्ज बन रहा था, प्रेरित आवेश बन रहा था, वो किसी एक जगह है जहाँ क्षेत्रफल कम होगा, उस जगह पर वो केंद्रित हो गया होगा, और उसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज था बादलों का, वो उस ओर मूव करने के लिए सक्रिय हो गया, और पॉजिटिव चार्ज उसी रास्ते से, उसी तरीके से पाथ से इलेक्ट्रॉन जो हमारा बादल की सरफेस है उसकी ओर मूव करने के लिए सक्रिय हो गया। और उस सक्रियता में दोनों चार्जेस के आपस में कॉम्बिनेशन की वजह से वहाँ पर जो एनर्जी क्रिएट होगी, तो उस एनर्जी से हमको लगेगा कि वहाँ पर हाई वोल्ट, मतलब कई हज़ार वोल्टेज का की एनर्जी वहाँ पर इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वहाँ पर बिजली चमकी है। और चूंकि यहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो कई हज़ार डिग्री सेल्सियस तक बन जाता है। अब आप सोचिए कि जहाँ वायुमंडल में कई हज़ार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एकदम से बनेगा, अचानक बनेगा, तो वहाँ हवा का क्या हाल होगा। तो वहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उस टेम्परेचर की वजह से एकदम से मूव करेंगे, और उस मूवमेंट की वजह से वहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने की वजह से एक आवाज़ भी बनेगी, जिसको हम कहते हैं थंडर, यानी कि बिजली की गड़गड़ाहट। तो बिजली की चमक भी बन रही है और बिजली की गड़गड़ाहट भी हो रही है। गड़गड़ाहट एयर पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से हो रही है, उनका वहाँ पर एक्सपेंशन की वजह से हो रही है, वहाँ से हटने की वजह से हो रही है। और इस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि जो सामान्य दर्शक होता है उसको बिजली की चमक भी दिखाई देती है और कड़क भी सुनाई देती है, गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो चमक होती है वो पहले दिखाई देती है, गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। उसका रीज़न भी यही है कि जो बिजली की चमक है, यानी कि लाइट, उसकी एयर में या वैक्यूम में जो स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जो एयर में हमारी साउंड स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड के करीब होती है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, देखिए कितना अंतर है। उस अंतर की वजह से आप देखेंगे कि लाइट हमारे पास पहले आ जाती है तो हमें चमक पहले दिखाई देती है, उसकी गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ फ्रिक्शन की वजह से चार्ज बना, मूवमेंट की वजह से चार्ज बना, और उसके इंडक्शन की वजह से जो अर्थ पे चार्ज बना, वहाँ इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मोशन, और उस मोशन की वजह से वहाँ एक तरीके से हम कहते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे, विद्युत धारा, करंट की, करंट का क्रिएशन, धारा का बनना, और उससे वहाँ हाई वोल्टेज की वजह से, दोनों के बीच में हाई वोल्टेज होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होना, और उस एनर्जी क्रिएट होने की वजह से वहाँ हमको प्रकाश के साथ साथ ध्वनि का एक साथ सुनाई देना। ये हमारा जो हमने आवेशन पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पिछली चर्चा में, उसका एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है। आप इस पर ध्यान दे सकते हैं, और यही रीज़न है कि हमारी जो इस चार्जिंग से बचने के लिए, या हम ये कहें कि इस नुकसान से बचने के लिए, जो हमारे जितने भी आराध्य स्थल होते हैं उन सब में ऊपर एक लोहे का नुकीले एक रॉड लगा दी जाती है, ताकि कंसंट्रेशन की वजह से जो मूवमेंट हो तो वो चार्ज आपका पूरी धरती पर फैल जाए, और एक तरीके से पूरी बिल्डिंग नुकसान होने से बच जाए। सामान्य रूप से ऐसे मौसम में कभी भी खुला नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जब आप खुले घूमेंगे तो एक तरीके से आपकी बॉडी खुद अपने आप में उस कंसंट्रेशन का काम करना शुरू कर देगी, चार्ज आपके सिर पर इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ मूवमेंट हो सकता है। तो बिजली के, बरसात के मौसम में जब बिजली कड़क रही हो तो कभी भी नहीं आना चाहिए खुले मैदान में, बल्कि कोशिश करिए कि किसी ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल वाले स्थान में, या ऐसे स्थान पर जहाँ जो चार्ज डेंसिटी है उसको ज़्यादा होने के लिए वहाँ नुकीला स्थान हो, जैसे कि आपका मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, इनमें आपको शरण लेनी चाहिए। तो उस आधार पर आप अपनी जान बचा सकते हैं। इसी तरीके से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी विद्युत आवेश की, वो थी क्वांटाइजेशन, यानी कि क्वांटमीकरण। और हमने उसमें जाना कि कोई भी किसी भी सतह पर कितना भी आवेश देना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मर्जी से जितना चाहे उतना आवेश दे दें। और उसी पर हमने देखा था कि एक जो मूल आवेश के रूप में हमने उसका मान देखा था, वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के रूप में हमने उसको इकाई माना था। और हमने ये देखा था कि कोई भी
आवेश, किसी भी सतह पर जो भी आवेश उत्पन्न होगा वो इस मान का पूर्ण गुणक हो सकता है। उससे रिलेटेड एक मज़ेदार प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ इतने। देखिए, जो हम विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, चाहे उसमें आप फिजिक्स पढ़ें या कोई और सब्जेक्ट पढ़ें, तो वो आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और उसका समस्या का समाधान भी वही साइंस के रूप में ही मौजूद होता है। तो मान लीजिए कि जैसे एक मरीज है, उसमें पानी की कमी है, तो डॉक्टर से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेगा भाई आप सबसे पहले इसके पानी की कमी पूरी करिए, या तो ग्लूकोज चढ़वाइए या फिर इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद एक गिलास पानी में थोड़ा सा चीनी घोल करके नमक मिला, एक चुटकी नमक मिला करके इसको पिलाते रहिए। अब एक ऐसे मरीज की बात करते हैं जिसका हमने घरेलू समाधान निकाला है। मान लीजिए कि उस मरीज को हमने एक गिलास में 250 ग्राम पानी लिया, उसमें हमने 100 ग्राम ग्लूकोज मिला करके एक चुटकी के बराबर 1 ग्राम मात्रा का हमने नमक घोल दिया और उसको पिला दिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, जो हमारा क्वांटमीकरण है, हमने उससे रिलेट कर दिया है इस क्वेश्चन को कि भाई इस तरह का शरबत पीने पर उस मरीज के पेट में कितना धनावेश और कितना ऋणावेश जाएगा। करिए कैलकुलेट। अब देखिए, यहाँ पर आपने पानी लिया है, ग्लूकोज लिया है और नमक लिया है। पानी मीन्स H2O, ग्लूकोज मीन्स C6H12O6 और नमक मीन्स NaCl। अगर हम इनके मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो हाइड्रोजन का 1 तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, तो ये हो गया 18। ग्लूकोज का निकालिए, कार्बन का होता है 12, तो 12 छिंग 72। हाइड्रोजन का 1 तो 12 एकम 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 छिंग 96। आप इसको जोड़िए, ये बैठ जाएगा लगभग 180। और इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड का निकालिए। सोडियम का होता है आपका 23 और क्लोरीन का आप 35 ही मान लीजिए चलिए, तो ये हो गया आपका 58। तो ये इनका मॉलिक्यूलर वेट है। और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अगर एक तरीके से हम ये कहें कि 18 ग्राम हम पानी लें, तो एक तरीके से वो उसके 1 मोल को शो करेगा। और 1 मोल में हम जानते हैं एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23 के बराबर उसमें मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरीके से अगर हम 180 ग्राम आप ग्लूकोज लेते हैं तो वो भी आपका 1 मोल होगा और उसमें भी इतने मॉलिक्यूल होंगे ग्लूकोज के। और इसी तरीके से 58 ग्राम आप नमक लें तो वो उसका 1 मोल कहलाएगा और उसमें भी उतने सोडियम क्लोराइड के उतने मॉलिक्यूल होंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं इंडिविजुअली हर एक के अलग अलग, उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। तो देखिए, ये पानी है हमारा, ये आपके ग्लूकोज हो गया और ये नमक हो गया। अब ढूंढिए, आप देखिए हाइड्रोजन का जो हमारा सिंबल 1H1 के अकॉर्डिंग, कार्बन का 6C12, हाइड्रोजन का हो गया हमारा, ऑक्सीजन का 8O16 और सोडियम का 11Na23 और क्लोरीन का 17Cl35 मान लीजिए। तो ज़रा सॉल्व करिए, इलेक्ट्रॉन ढूंढिए कितने होंगे इसमें। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और 23 - 11 नहीं बल्कि 11 ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि वो तो न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन हमारे लिए बेकार है क्योंकि किसी भी न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो नेगेटिव चार्ज अगर ढूंढना है तो सारे इलेक्ट्रॉनों का चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए सारे प्रोटॉन काउंट कर रहे हैं। इसमें देखिए 17 आपके इलेक्ट्रॉन होंगे तो 17 ही आपके प्रोटॉन होंगे। आप देखिए, किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और यही क्या शो कर रहा है, आवेश की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। तो आप देखिए यहाँ पर हर एक परमाणु संरक्षण के नियम का फॉलो कर रहा है कि जितना किसी परमाणु में धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। तो इस तरीके से हर परमाणु स्वतंत्र अवस्था में हमको उदासीन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने अलग अलग तोड़ लिया है। तो बताइए ज़रा, पानी में कुल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तो 2 तो हाइड्रोजन के 1-1 और ऑक्सीजन के 6, तो 6 और 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन के 8 और 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए। तो प्रोटॉन भी आपके 10 ही हुए। जरा इसमें देखिए, कार्बन में
6 कार्बन के हमारे और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 36 ये हुए, प्लस हाइड्रोजन का 1, 12 एकम 12, प्लस ऑक्सीजन के 8, 8 6 48, आप जोड़ेंगे इनको तो ये 96 हो जाएंगे। तो प्रोटॉन भी आपके 96 होंगे। ज़रा सोडियम में देखिए, सोडियम में 11 तो इलेक्ट्रॉन सोडियम के हो गए और 17 इलेक्ट्रॉन आपके क्लोरीन के हो गए, तो ये हो गए 28। तो 28 इलेक्ट्रॉन और 28 ही प्रोटॉन। ये हर एक अणु के अपने अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या है। अब इस संख्या को अगर मैं n कहूँ तो साफ दिख रहा है कि 18 ग्राम पानी की वजह से के मोल की वजह से आपका जो 250 ग्राम पानी है उसमें कितने मोल हुए? तो मोल हुए हमारे पास पानी के 250 ग्राम बटे 18, क्योंकि 18 ग्राम पानी का 1 मोल है, तो 250 ग्राम पानी में होंगे 250 बटे 18। मैं मोल की गणना कर रहा हूँ पहले। ऐसे ही ग्लूकोज में देखिए आप, आपके पास 180 ग्राम का 1 मोल है, तो 100 ग्राम में हो जाएंगे आपके 100 बटे 180। ये मोल की संख्या है एक तरीके से जो हम निकाल रहे हैं। सोडियम क्लोराइड में देखिए, आपका सोडियम क्लोराइड का 58 ग्राम है, 58 है उसका अणुभार, तो 58 ग्राम का आपका 1 मोल है, तो 1 ग्राम में हो जाएंगे आपके 1 बटे 58, इतने मोल। और जब मोलों की संख्या हमारे पास आ गई तो एक तरीके से अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो अणुओं की संख्या आपकी हर मोल में n होती है एवोगैड्रो नंबर, तो ये हो जाएगी आपकी 250 बटे 18n, ये 100 बटे 180n और ये 1 बटे 58n। और जब अणुओं की संख्या आ गई तो हर अणु में हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल ही रखे हैं। तो आप देखिए पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? तो 10 गुना, क्योंकि एक अणु में 10 हैं तो इतने अणुओं में हो जाएंगे 10 गुना, यानी कि 2500 बटे 18n। ये n अपने आप में संख्यात्मक मान है यहाँ पर। इसी तरह से ग्लूकोज की कितने हो जाएंगे? तो एक अणु में 96 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें हो जाएंगे 96 गुणा इतने, यानी कि 9600 बटे 18 180n। और इसमें हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड के 28 हैं आपके पास, तो 28 इलेक्ट्रॉन एक अणु में है, तो आपके पास अणु हैं आप इतने, तो ये हो जाएगा 28 बटे 58n। और जब आपके इस शरबत में जो आपने बनाया था उसको मरीज को पिलाने के लिए, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई है, तो टोटल संख्या के लिए इन सबको जोड़ दीजिए। और जब संख्या आ गई है तो हमें आवेश ज्ञात करना था कि कितना ऋणावेश गया पेट में। तो पेट में आवेश जाएगा इतने गुणा 1.6 10 की घात -19, इतने कूलाम का आवेश नेगेटिव रूप में उस मरीज के पेट में चला जाएगा। और जितना नेगेटिव जाएगा उतना ही पॉजिटिव जाएगा। तो आप देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा n का मान रखते हुए। अब देखिए दिन भर में न जाने क्या क्या कितनी कितनी चीज़ें खाते हैं हम लोग, तो आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ हमारे पेट में जाती है तो वहाँ उतना ही पॉजिटिव, उसके अंदर समान मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये एक बड़ा रोचक सा प्रश्न था। इसी तरह से आप हल कर सकते हैं कुछ भी सोच करके। आप ग्लूकोज की जगह अब की बार चीनी घोल लीजिए। चीनी का जो फॉर्मूला होता है वो C12H22O11। शरबत बनाना है उसमें आपको नींबू में मिलाना पड़ेगा हो सकता है, तो टार्ट्रिक एसिड देख लीजिए कितना डाल रहे हैं, तो करिए आप लोग इस तरीके से। तो ये हमारा क्वांटमीकरण पर एक हमने एग्जाम्पल लिया था। अब जैसा हमने जाना कि दो सतहें आपस में रगड़ने से दोनों आवेशित हो जाती हैं, तो यहाँ एक प्रश्न जगता है कि क्या उन दोनों सतहों के या उन बॉडीज़ के वजन पे भी कोई फ़र्क पड़ता होगा? तो नेचुरली, क्योंकि आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन पार्ट प्ले करता है। इलेक्ट्रॉन जब एक सतह से निकलेगा दूसरी सतह पर पहुँचेगा, तो निश्चित रूप से अगर इलेक्ट्रॉन में वजन है तो एक सतह पर वजन कम हो जाएगा, दूसरी सतह पर वजन बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अपने आप में कोई मास लेस पार्टिकल तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन का अपना एक वजन होता है 9.11 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। इसको आप 9 भी ले सकते हैं कैलकुलेशन में। तो इस वजन के हिसाब से सोच लीजिए, अगर किसी सतह से 10 इलेक्ट्रॉन भी निकले तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर का वजन एक सतह पे कम हो जाएगा, एक सतह बढ़ जाएगा। चलिए, पीछे हमने कुछ नाम लेकर के आपको आवेशन की प्रक्रिया समझाई थी। एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, आप उसको सॉल्व कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। और वो ये है कि मान लीजिए एक कांच की बॉल है और उसको एक रेशम के या ऊन के गुच्छे से हमने रगड़ा है, तो रगड़ने पर दोनों पर 5 कूलाम चार्ज आ जाता है।
तो आपको ये बताना है कि कौन से कांच या रेशम में से किसका वजन तो कम होगा और किसका ज़्यादा होगा और कितना होगा। इसी प्रश्न के साथ 2 प्रश्न और दे रहे हैं हम आपको, और तीनों प्रश्नों का हल हम अगले चर्चा में जाने इसको डिस्क्लोज करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, एक सेंटेंस है कि कंघे को बाल से रगड़ने पर कंघे पर 3.2 × 10⁻⁻20 कूलाम परिमाण का धनावेश उत्पन्न हो गया। ये कहीं स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट में क्या गलती है आपको ये जांचनी है। और तीसरा प्रश्न है कि कोई एक चालक गोला है हमारे पास, उस पर 8 × 10⁻16 कूलाम का आवेश है, धनावेश फैला हुआ है। अब इसकी सतह पर इलेक्ट्रॉनों से किस तरह से छेड़छाड़ करें कि ये चालक उदासीन हो जाए, ये सतह इसकी जो है वो उदासीन हो जाए। तो ये 2 प्रश्न आप हल करिए। और तो पीछे हमने जो विद्युत आवेश की प्रॉपर्टीज़ हमें उसको डिस्कस करते आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ समराइज करते हैं। आप देख रहे हैं बोर्ड पर ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, बारी बारी से एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। 2 सतहों को आपस में रगड़ने पर विजातीय रूप में वे आवेशित हो जाती है, हम जानते हैं, हमने समझा है। एक धनावेशित हो जाती है, एक ऋणावेशित हो जाती है। आवेश बल नियम के अनुसार सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेशन घर्षण या प्रेरण द्वारा उत्पन्न हो सकता है, ये भी हमने डिस्कस किया है। आवेशन की क्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, अभी मैंने एक प्रश्न दिया था। और आवेशित सतह अनावेशित सतह को प्रेरण के कारण हमेशा आकर्षित करती है, चाहे वो धनावेशित सतह हो या ऋणावेशित सतह हो, हमेशा अनावेशित को आकर्षित ही करती है। सुचालक सतह पर दिया गया आवेश किसी उसकी पूरी सतह पर फैल जाता है, जबकि कुचालक सतह विद्युतरोधी सतह पर जहाँ छोड़ते हैं वही रहता है। किसी भी आवेश का मान E का पूर्ण गुणक होता है, ये हम पीछे समझ चुके हैं। 1 कूलाम आवेश वो है जो किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह करा देता है, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था। आवेश एक व्युत्पन्न मात्रक है, जबकि विद्युत धारा मूल मात्रक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, आवेश मूल मात्रक नहीं है, वो अपने आप में व्युत्पन्न मात्रक है। इसका मात्रक इसीलिए एम्पियर सेकंड होता है। किसी सतह से इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर वो धनावेशित और वृद्धि होने पर ऋणावेशित होती है, ये हमने बार बार देखा है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो एम्पियर सेकंड या कूलाम है, जबकि CGS को में हम जो है उसको स्टेट कूलाम या ESU में नापते हैं। 1 कूलाम का मान 3 × 10⁻9 ESU या 1 ESU जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है जिसको हम स्टेट कूलाम कह देते हैं, वो 333 पिको कूलाम के बराबर होती है। तो इस तरीके से हमने विद्युत आवेश की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम विद्युत आवेश का जो हम आकर्षण प्रतिकर्षण देख रहे हैं 2 सतहों के बीच में, सजातीय के बीच में प्रतिकर्षण, विजातीय के बीच में आकर्षण, तो उसका हम गणितीय आकलन करेंगे। तो अगली चर्चा में हम जो है उन आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, उसको कूलाम बल के रूप में भी हम जानते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।